हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज के सुबह की शुरुआत एक नए मोटिवेशन कोड के साथ। जी हाँ दोस्तों, यह मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके सपनों को साकार करने में मददगार साबित करेगा। आज का मोटिवेशन कोड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हालात को ऐसा ना बनाओ कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसा रखो कि हालात हार जाए। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी परिस्थिति हो अपने ऊपर उसे हावी ना होने दे, बल्कि आप अपने आप को इतना मजबूत करके रखो कि हालात कैसी भी हो उसको घुटने टेकना ही पड़े। तो इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान लेकर आए हैं, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद हम अपवर्तन पर पहुंचेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बच्चों, मेरा मानना है कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें सघन माध्यम और विरल माध्यम जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम सघन माध्यम और विरल माध्यम नहीं जानेंगे तो हम प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जानना है सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है, सघन माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास हो और जहां पर प्रकाश को आने जाने में कठिनाई का अनुभव होता है, वही सघन माध्यम कहलाता है। अपने भाषा में सीधे सीधे जाने, किताबी भाषा में अभी नहीं। सघन माध्यम का मतलब हमने क्या बताया कि ऐसा माध्यम जहां पर प्रकाश को आने जाने में कठिनाई का अनुभव होता है, मतलब ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं और प्रकाश को गमन करने में रुकावट पैदा करते हैं, उसके प्रकाश की चाल को परिवर्तित करते हैं, रोकते हैं उसे। यही माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। फिर से आते हैं, ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, जिसमें प्रकाश को आने जाने में कठिनाई का अनुभव होता है, उसी को क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। अब आते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है, विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर हों और जहां पर प्रकाश को आने जाने में कठिनाई का अनुभव न होता हो, वही माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। चलिए देखते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम को अगर हम अपने देहाती भाषा में समझना चाहें तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं। जैसे कोई खेत है, अगर वहां पर कोई भी पौधा पास पास उगा है, ठीक है, तो जब पास पास उग जाता है पौधा तो हम लोग कहते हैं घन हो गया है। क्या कहते हैं? घन हो गया है। और उसी घन को हम समझ सकते हैं क्या? सघन माध्यम हो गया है। और वहां पर अगर आपको दौड़ा दिया जाए तो जहां पर पास पास में पौधे रहेंगे वहां पर आपको दौड़ने में कठिनाई का अनुभव होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से ये आप सघन माध्यम समझ सकते हैं। विरल माध्यम का मतलब, जैसे खेत में कोई पौधा जब दूर दूर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं बिड़र हो गया। क्या? बिड़र हो गया। बिड़र हो गया का मतलब दूर दूर हो गया, उसी को हम लोग बिड़र से विरल माध्यम समझ लेते हैं। और उस बिड़र में अगर आपको दौड़ा दिया जाए तो शायद आपको दौड़ने में आसानी होगा, क्योंकि वहां पर पौधे दूर दूर रहेंगे, आपको दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से प्रकाश को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती विरल माध्यम में। इस प्रकार से आप कुछ ऐसा तर्क वितर्क करके अपने विचार से समझ सकते हैं। तो चलिए, हम सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ लिए, लेकिन कुछ शब्दों के जरिए हम समझना चाहते हैं। पहले इसको हम क्लियर करा देना चाहते हैं अपने भाषा से। जैसे अगर हम आपसे पूछे वायु और कांच, इन दोनों में सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन होगा? तो आपको केवल ये देखना है कि प्रकाश को कहां जाने में सरलता का अनुभव होगा। जहां सरलता का अनुभव होगा विरल माध्यम हो जाएगा। जहां पर प्रकाश को जाने में कठिनाई का अनुभव होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो सघन माध्यम कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रकाश को वायु में जाने पर सरलता होती है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। और यहाँ पर प्रकाश को जाने में कठिनाई, कांच में प्रकाश को जाने में कठिनाई का अनुभव होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा।
बात क्लियर हुई? चलिए और हम एग्जांपल लेते हैं। यदि जल और कांच की बात करें, यदि जल और कांच की बात करें तो जल में प्रकाश को आने जाने में कहीं न कहीं कांच में आने जाने की अपेक्षा सरल होगा, और जहां पर आने जाने में सरलता अनुभव होगा वो क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। जहां पर प्रकाश को आने जाने में कठिनाई का अनुभव होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सघन माध्यम। जल और कांच की बात आएगी तो जल विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि जल में प्रकाश को गमन करने में आसानी होगी कांच की अपेक्षा। उसी प्रकार से अगर हम वायु और जल ले लें, वायु और जल ले लें तो आप यहां पर देखेंगे वायु में प्रकाश को गमन करने में सुविधा होगी, आसानी होगी अपेक्षाकृत जल से, क्योंकि जल में जाने पर प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देगा, इसके अणु इसकी अपेक्षा पास पास होते हैं, तो इसलिए वायु क्या कहलाएगा? आपका वायु आपका हो जाएगा विरल माध्यम, और जल पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सघन माध्यम। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। चलिए आज हमारा पहला हेडिंग है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। हम अध्याय 2 पर आ गए हैं। इस दूसरे अध्याय में आज हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम पृथककारी पृष्ठ खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दो माध्यमों को अलग करता है। ये पृथककारी पृष्ठ खींचने के बाद हमारा एक तल ऊपर हो जाता है और एक तल नीचे हो जाता है, जिसको हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला हमारा ये फर्स्ट माध्यम है और नीचे वाला हमारा ये सेकंड माध्यम है। एक माध्यम ऊपर हो गया, दूसरा माध्यम नीचे हो गया। यहाँ दो माध्यमों में बढ़ गया, अलग कर दिया। अलग का मतलब पृथक होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ का मतलब ये पृथक कर रहा है, माध्यमों को अलग कर रहा है। इस पृथककारी तल के अभिलंबवत एक रेखा खींच ली जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन की तरफ आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये सीधा ना जाकर के ये क्या हुआ? अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गया, मुड़ गया। फिर से आते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब प्रकाश का रास्ता बदल लेना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहां पर माध्यम चेंज होने के बाद क्या हुआ? सीधी न जाकर के ये कुछ मुड़ गया। तो दोस्तों यही नहीं, केवल इधर नहीं, इधर भी मुड़ सकता है, लेकिन किस कंडीशन में कब कैसे मुड़ेगा वो अभी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए पहले परिभाषा क्लियर हुई। क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सीधा न जाकर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, और प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होता है। एक कंडीशन ये होता है कि जब पहला माध्यम विरल हो और दूसरा माध्यम सघन हो, और दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न होता है जब पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसके दो कंडीशन होते हैं। क्या होता है? पहला कंडीशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर, ये ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम, यहाँ ऊपर वाला सघन माध्यम, नीचे वाला विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये क्या है आपका? ये आपका अभिलंब है। यहां से मिला लीजिए,
ये है आपका अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। तो फिर से सुनते हैं। पहला कंडीशन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से कुछ दूर हट जाता है। अभिलंब से कुछ दूर हट जाता है। ये इसके दो कंडीशंस होते हैं। बात समझ में आई? पहला कंडीशन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरा क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यही प्रकाश के अपवर्तन के दो कंडीशन होते हैं। तो बच्चों, आज हमने सघन माध्यम, विरल माध्यम पहले पढ़ लिया, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया। प्रकाश के अपवर्तन के दो कंडीशंस होते हैं, उसको हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए, अपवर्तन से संबंधित परिभाषा पढ़ने के लिए सबसे पहला हेडिंग क्या पढ़ना है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रथम माध्यम में आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रथम माध्यम में आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। प्रथम माध्यम में आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये दो हेडिंग हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यहां पर ये होता है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब होता है जहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जहां पर मिलते हैं वही क्या कहलाता है? आपका आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभिलंब। अभिलंब का मतलब अभी हमने बताया था, पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई जो एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, वही हम क्या मानते हैं? अभिलंब। चलिए, पृथककारी पृष्ठ किसे कहते हैं? पृथककारी पृष्ठ के भी विषय में चर्चा हो गया था। जो ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, पृथक करता है, वही पृथककारी पृष्ठ कहलाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। क्लियर हो गया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण आर कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। तो दोस्तों, ये रहा प्रकाश के अपवर्तन में कुछ परिभाषाएं, जो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग से कहा गया था कि आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है, तो दोस्तों टेलीग्राम ऐप का निर्माण हो गया है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। उसके सर्च आइकन में, प्ले स्टोर पे जाने के बाद उसके सर्च आइकन में आप टेलीग्राम ऐप डालेंगे तो टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा आपको। वहाँ से उसको इंस्टॉल करने के बाद जब आपका टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसी टेलीग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च आइकन में जाकर एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर लिखना होगा। जब आप एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर लिखेंगे तो आपको हमारा लोगो मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लोगो है, आपको वहाँ पर लोगो मिल जाएगा। और उस लोगो पर जब मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अपना ही टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद वहाँ नीचे जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा, और जब ज्वाइन कर देंगे तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाएंगे। इससे आपको यह फायदा होगा
ये हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया और अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जैसे हम लोग संडे के दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे, आपके डाउट सेशन का जो भी डाउट होगा आपका, उसका जो है निस्तारण किया जाएगा। तो जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें परेशानियां हो, आप टेलीग्राम पर भेज दिया करें ताकि संडे के दिन उसका निस्तारण हम कर सकें, हम अपनी टीम के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।